Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. चैप्टर को हम शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। हमारी बुक एम लक्ष्मीकांत में दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर एंड फॉर योर जनरल नॉलेज एज वेल। तो दोस्तों रीजनल पार्टीज हमारे देश में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी हैं और हमारा देश एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितनी कितनी भी नंबर ऑफ पार्टीज हो सकती हैं जो अपने पावर को अक्वायर करने के लिए इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकती हैं और पावर में फाइनली आकर के देश को चलाने का जो ख्वाब है वो देख सकती हैं बिकॉज फाइनली इट इज़ द पावर विच लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड पीपल कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन एज मेनी नंबर ऑफ पार्टीज एज दे वांट टू। तो इसीलिए जो रीजनल पार्टीज बहुत सारी हमारे देश में स्प्रिंग अप हुई हैं और इन रीजनल पार्टीज का हमारे पॉलिटिकल डायनामिक्स में रोल क्या है और कैसे ये अफेक्ट करती है इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन रीजनल पार्टीज का फीचर्स क्या होता है आखिरकार, कि भाई ये रीजनल पार्टीज होती क्या है और कैसे पहचानेंगे कि कोई पर्टिकुलर पार्टी रीजनल पार्टी है या नहीं है। पहला पॉइंट है दोस्तों, इट जनरली ऑपरेट्स विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट या स्पेसिफिक रीजन। नाम से ही दोस्तों समझ में आ रहा है कि एक रीजनल पार्टी ऐसी पार्टी होगी जो एक गिवन स्टेट या रीजन में ही ज़्यादा ज़्यादा ऑपरेटिव होगी और ज़्यादातर काम करेगी, ज़्यादातर लोग उसके उसी रीजन को बिलोंग करेंगे, बाकी स्टेट में उसका इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा नहीं होगा। बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ की पार्टीज को आप ले सकते हैं, जैसे DMK हो गया, AIDMK हो गया एंड मेनी अदर पार्टीज लाइक दैट। तो ये जो पार्टी बिहार की पार्टीज हो सकता है, BJD, RJD, ये सब जितनी भी पार्टीज है दोस्तों ये रीजन तक सीमित है, इनका इन्फ्लुएंस आप देश के बाकी जगहों पे बाकी कॉर्नर्स पे नहीं देखोगे। सो दीज आर द रीजनल पार्टीज, तो दे ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट और रीजन। सेकंड इज दोस्तों पॉलिटिकल डिजायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। इन पार्टीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो डिजायर होता है, वो ये होता है कि फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, वो ये चाहते हैं कि स्टेट्स जो है रीजन वाइज ज़्यादा ऑटोनोमस हो जाए, ज़्यादा सेपरेट हो जाए। वो ये चाहते हैं कि उनके रीजन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके रीजन को एक अलग आइडेंटिटी मिले, क्योंकि वो अपने रीजन को एक सेपरेट प्रॉब्लम्स के बाइनोकुलर्स प्रॉब्लम्स के विजन के थ्रू देखते हैं कि हमारे रीजन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें अलग से एड्रेस करना चाहिए। They focus on local or regional issues plus aims to capture political power at state level, no inclination to expand and control central government। ये भी अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो रीजनल पार्टीज होती है उनका कभी भी एम सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट को कैप्चर करना नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस पूरे देश में है ही नहीं। तो जब इन्फ्लुएंस उनका पूरे देश में है ही नहीं तो वो ये एस्पायर भी नहीं कर सकते कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी पावर में आ पाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आने के लिए पूरा देश जब वोट करेगा तब आप आ पाओगे, बट आपका पूरे देश में इन्फ्लुएंस है ही नहीं तो आप आ नहीं सकते। तो इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और लोकल और रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने का इनका प्रयास रहता है। आर्टिकुलेट रीजनल इंटरेस्ट प्लस आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक पर्टिकुलर कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या एथनिक ग्रुप को के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जैसे ही मैंने रीजन की बात की तो रीजन का मतलब क्या है, रीजन के स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन को दूसरे रीजन से अलग करती हैं। वो उसका लैंग्वेज हो सकता है, उसका कल्चर हो सकता है, उसका रिलीजन हो सकता है या उसकी एथनिसिटी हो सकती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो एक रीजन को दूसरे रीजन से अलग करती हैं, तो अगर आप एक रीजनल पार्टी की बात कर रहे हो तो वो भी एक पर्टिकुलर इन सब चीज़ों से आइडेंटिफाई करती है। Primarily concerned with exploiting local resources of discontent, preserving a variety of primordial demands based on language, caste, community और region। So वही है दोस्तों कि कुछ local resources of discontent है उसको exploit करने की कोशिश करती हैं और language, caste, community या religion के basis पे जो demand है वो create करने की कोशिश करती हैं अपने interest को आगे बढ़ाने के लिए। ये बेसिक दोस्तों इसका
कुछ फीचर्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई पार्टी रीजनल पार्टी है या नहीं है। नेक्स्ट हम दोस्तों देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह की ये रीजनल पार्टीज हो सकती हैं और उनका क्या रोल है। पहला हो सकती है दोस्तों बेस्ड ऑन रीजनल कल्चर और एथनिसिटी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बात किया, रीजन का क्या डिफरेंट हो सकता है, कल्चर। तो अगर कल्चर की वजह से पार्टी अलग बनी है तो इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल और एथनिसिटी। एग्जांपल्स क्या है दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल, डीएमके, एआईडीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट एक्सेट्रा। ये सब जो पार्टीज है दोस्तों, ये वहाँ के स्पेसिफिक कल्चर को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं और उस रीजन के एथनिसिटी को डिपिक्ट करती हैं। नेक्स्ट हो सकता है दोस्तों, दे में बी फॉर्म बाय इंडिविजुअल लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। अब देखिए दोस्तों, कुछ कुछ रीजन्स में कुछ कुछ कैरिज्मेटिक लीडर्स हो सकते हैं जो सामने आ सकते हैं, और वो सामने आके उस रीजन के स्पेसिफिक इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स को आगे फोरफ्रंट ऑफ द पॉलिटिक्स में लाके अपनी एक सेपरेट पार्टी को बना सकते हैं। सो ऐसी कुछ पार्टीज होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस एक्सेट्रा। ये जितनी पार्टियां हैं दोस्तों, इनमें कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के बेसिस पे आगे होकर अपनी खुद की एक रीजनल पार्टी बनाई है। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। तीसरा हो सकता है दोस्तों, फॉर्म बाय स्प्लिट इन नेशनल पार्टीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई बड़े बड़े लेवल की पार्टी है, लेकिन वो अचानक से स्प्लिट हो गई या उसके मेंबर्स में आपस में लड़ाई हो गई, तो वो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, आपस में स्प्लिट होकर एक पर्टिकुलर रीजन को डिपेंड करते हुए एक पार्टी बना सकते हैं और उस रीजन से स्पेसिफिक रह सकते हैं। क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि भैया अब हम नेशनल, हमारा इन्फ्लुएंस तो रह नहीं पाएगा क्योंकि हम स्प्लिट हो रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर रीजन तक के ही फोकस करते हैं। बेस्ट एग्जांपल बंगला कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, केरला कांग्रेस, आरजेडी, बीजेडी, केरला क्रांति दल एटसेट्रा। ये सब जो पार्टीज है स्प्लिट के थ्रू बनी है। दे हैव एन ऑल इंडिया आउटलुक बट लैक अ नेशनल इलेक्टोरल बेस। ये देखिए, कुछ पार्टीज ऐसे हो सकती है दोस्तों जो रीजन तक स्पेसिफिक हैं, लेकिन उनका एक नेशनल आउटलुक भी है और वो चाहती हैं नेशनल नेशनल प्रॉब्लम्स को फोकस करने पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक नेशनल इलेक्टोरल बेस नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो रीजन तक सीमित होकर रह जाती हैं। बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन नेशनल लोकदल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा। तो ये जो पार्टीज हैं, भले ही एक रीजन तक सिमट के रह गई हैं, लेकिन ये एक ऑल इंडिया कैरेक्टर के जो इश्यूज हैं उनको देखने की उनकी विजन को रखती हैं। राइट, तो ये आपका कुछ कुछ क्लासिफिकेशन थी जो हम जान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों डिसफंक्शंस क्या है। डिसफंक्शंस का मतलब है क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी हुई हैं जो ये रीजनल पार्टीज के आने से पॉलिटिकल सीन में क्रिएट हुई है। बिकॉज हर चीज का दोस्तों फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या रीजनल पार्टीज की बात करें तो इसके भी कुछ कुछ डिसफंक्शंस होंगे। उन डिसफंक्शंस को एक बार देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है? पहला है, दे इंडल्ज इन करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि हर पार्टी के साथ है, अगर आप रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत पावरफुल हो या बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, तो आप करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारी चीजें करोगे और जो भी आपकी पावर है उसका आप दुरुपयोग करने के आप काबिल हो, और आप लोग करते भी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा आता है ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर इन पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर एक स्टेट की अगर आप बोले, स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगा, वो पॉलिसीज कभी भी एक पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कायदे से देखा जाए तो। उसका कारण ये है क्योंकि भाई आप एक इतने बड़े स्टेट के लिए आप लॉ बना रहे हो, तो लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये पार्टीज क्या करती हैं कि अगर पावर में आ जाती हैं तो जितनी भी पॉलिसीज बनाती हैं, वो पॉलिसीज एक पर्टिकुलर रीजन के स्पेसिफिक हो जाती हैं, जिस वजह से जो आपके लॉज है बहुत ही बायस्ड और एक स्क्यूड तरीके से सामने आते हैं, विच प्रोवाइड्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनरेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अदर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। अब देखिए बहुत सारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स अगर एक नेशनल सिंगल पार्टी होती या कम पार्टीज होती तो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते, क्योंकि वो पार्टी अपने आप डिसीजन ले लेती कि क्या सही तरीके से करा जाना चाहिए और क्या नहीं करा जाना चाहिए। या फिर दो गवर्नमेंट होती, स्टेट की स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स होती, तो भी डिस्प्यूट आराम से सॉल्व हो सकता था कोर्ट में।
लेकिन क्योंकि इतनी छोटी छोटी मल्टीपल हजारों हजारों की संख्या में पार्टी बनाई जा चुकी है रीजन स्पेसिफिक, तो हर पार्टी की अपनी अलग डिमांड होती है और हर पार्टी अपने रीजन के अलग इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स या किसी भी दूसरे तरीके के डिस्प्यूट्स को हल करना हद से ज्यादा कठिन हो जाता है एज कम्पेयर टू व्हेन देयर इज अ नेशनल पार्टी और देयर आर टू सेपरेट पार्टीज फॉर द स्टेट। इसके अलावा देन करें रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म, ट्राइबलिज्म एंड व्हिच आर हर्डल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए, ऑब्वियसली पार्टी को अगर पावर में आना है दोस्तों, तो उसको अपना वोट बैंक गैदर करना पड़ेगा, और वोट बैंक को तभी गैदर कर पाएगा जब वो रीजनल प्रॉब्लम्स को और इंटेंसिफाई करके सामने लाए और लोगों को दिखाए कि ये प्रॉब्लम्स इतनी इंटेंस है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लाइक कास्टिज्म, लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म। ये इनका क्या है, बेसिकली इलेक्शन मोटो है और कैंपेनिंग का एक जरिया बन जाता है वोट बैंक को गेन करने का। सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय इनको और इंटेंसिफाई करते हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन के ये बहुत ही खिलाफ है और नेशनल इंटीग्रेशन के बहुत ही अगेंस्ट ये चीज जाती है। अगर आपको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में और जानना है तो मेरा पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर है ऑन दैट, सो प्लीज गो आउट एंड चेक आउट माय लेक्चर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऑब्वियसली नेशनल इंटीग्रेशन के ये काफी खिलाफ ये चीज है, और इसीलिए ये चीज अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट इज दोस्तों, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू रीजनल इंटरेस्ट देन नेशनल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली दोस्तों सब जानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा रीजनल इंटरेस्ट पे ये फोकस करती हैं, विच इज कहीं ना कहीं अगेन डेट्रीमेंटल, बिकॉज ऑन द लार्जर स्केल आपको पूरे देश का फायदा देखना चाहिए एज कम्पेयर टू द फायदा ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑफकोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप रीजनल इंटरेस्ट को आप नेशनल इंटरेस्ट से भी ऊपर रखने लग जाते हो तो चीजें प्रॉब्लमेटिक होने लगती है, बिकॉज फाइनली वी आर अ कंट्री एंड वी हैव टू स्टे यूनाइटेड एज वन नेशन, है ना। और रीजनल डिस्पैरिटीज को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दे हैव फोकस्ड मोर ऑन पॉपुलर स्कीम्स प्लस मेजर्स टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल बेस, राइट। सो दे हैव फोकस्ड मोर ऑन पॉपुलर स्कीम। पॉपुलर स्कीम्स का मतलब ये होता है कि जो पॉपुलर जनता चाहती है उन्हीं स्कीम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, एंड एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इलेक्टोरल बेस। इलेक्टोरल बेस को स्ट्रेंथन करने में ही इनका मेजर फोकस रहता है, रादर देन एड्रेसिंग द रियल इश्यूज। मतलब कि स्कीम ऐसी बनाओ जो एक्चुअली में रियल इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। कायदे से ये होना चाहिए कि स्कीम ऐसी बननी चाहिए या पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में जो चल रही उनको जाके एड्रेस करे, ना कि ऐसी प्रॉब्लम, ना कि ऐसी स्कीम जो लोगों के बीच में पॉपुलर ज्यादा हो। कई बार क्या होता है दोस्तों की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बहुत ही एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करती है, बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप को बहुत ज्यादा टारगेट कर रही है, बट लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि अगर इस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूंगा तो भैया मेरा इलेक्टोरल बेस में इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज दिस डज नॉट एड्रेस द मास नंबर ऑफ पीपल। तो वो क्या करते हैं, भले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्कीम हमेशा ऐसी लेके आएंगे जो लार्जर या मासेस को अफेक्ट करे। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि उनका इलेक्टोरल बेस स्ट्रांग होगा, तो उनका हमेशा एजेंडा कहीं ना कहीं पावर में आने रहता है, इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है इनके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि इन रीजनल पार्टीज का राइज कैसे हुआ हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, कैसे ये रीजनल पार्टीज धीरे धीरे स्प्रिंग अप हुई। हमारा जो देश जब आजाद हुआ था उस समय इतनी सारी रीजनल पार्टीज हमारे देश में नहीं थी। उस समय कांग्रेस पार्टी वाज अ वेरी बिग पार्टी एंड अ मेजर पार्टी, और उसने हमारे देश को काफी लंबे समय तक राज भी किया। बट धीरे धीरे जैसे देश में हम पॉलिटिकल सिनेरियो में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे बहुत सारी रीजनल पार्टीज धीरे धीरे स्प्रिंग अप हुई, और स्प्रिंग अप होने की रीजंस क्या थे वो हम एक एक करके रीजन को थोड़ा देखने की और जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही सिंपल है वैसे दोस्तों, काफी कॉमन सेंस है, आप समझ भी जाएंगे, बट एक एक पॉइंट को एक बार पढ़ना और ध्यान में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला है दोस्तों कल्चरल एंड एथनिक प्लुरलिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप जानते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में कल्चर और एथनिसिटी कितनी ज्यादा डाइवर्स है, इसीलिए हमारे देश इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ वेरी फेमस कोड जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपको पता ही होगा हमारे देश में कितने सारे कल्चर्स हैं, कितने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, कितने सारे फूड स्टफ्स हैं, बहुत कुछ है दोस्तों। तो इतने सारे मल्टीपल कल्चर्स वगैरह होने की वजह से ऑब्वियसली एक नीड बनती है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रीजनल पार्टीज होनी चाहिए।
दूसरा होता है दोस्तों एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी एट द सेंटर लेवल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। होता क्या है कि भाई अगर आप देखिए बहुत समय तक हमारे देश में सेंटर में कांग्रेस पार्टी ने रूल राज किया। अब कांग्रेस को अपोजिशन देने वाला कोई एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था बहुत लंबे समय तक। अभी तो खैर सीन जो है पॉलिटिकल सिनेरियो काफी चेंज हो गया है, लेकिन काफी लंबे समय तक हमारे भारत देश में कांग्रेस पार्टी को अपोज करने वाला कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ना होने की वजह से छोटे छोटे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लेवल पे आकर के जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ रीजनल लीडर्स। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि कुछ कुछ रीजन के ऐसे लीडर्स होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही कैरिज्मेटिक होती है, जिनको लोग पूछते हैं, जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग होती है, तो वो ऑब्वियसली जाकर के आगे चल के अपनी पार्टी को क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रीजनल इम्बैलेंसेस, ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि रीजनल इम्बैलेंसेस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कुछ एरियाज हमारे देश में जो वाकई में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और जेन्युइनली उनको बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी पीने को नहीं है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है। सो कुछ रीजन्स डेफिनेटली हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज हैं और वाकई में इश्यूज हैं जिनको एक्चुअली में उस लेवल पे जाके डील करना पड़ेगा, तो उसके लिए रीजनल पार्टी का होना एक नेसेसिटी बन जाता है। एलियनेशन एंड डिसकंटेंटमेंट अबाउट ट्राइबल ग्रुप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ट्राइबल्स जो हैं शुरू से ही बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड रहे हैं हमारे देश में। इसी वजह से उनके लिए स्पेशल प्रोविजन हमारे देश में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल में सेपरेटली बनाया गया है। और इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन इन फॉर सम स्टेट्स के नाम से अलग से चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस चैप्टर को देखें। सो सिंस ट्राइबल पीपल हैव ऑलवेज बीन ऑप्रेस्ड इन दी सोसाइटी, तो उनके एलिनेशन और डिसकंटेनमेंट की वजह से एक नीड बनती है कि सेपरेट उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, और इसीलिए बहुत सारी छोटे छोटे ट्राइबल पार्टीज भी सामने आई हैं। Then there is a desire of certain sections or areas to maintain separate identity। ये भी बड़ा क्लियर है दोस्तों। बहुत सारे एरियाज हैं जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना के रखना चाहते हैं, वो लोगों से सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल इज आल्सो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे तेलंगाना की बहुत समय तक डिमांड हुई और बाद में तेलंगाना का स्टेट क्रिएट भी हुआ। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत समय तक बोडोलैंड की मांग चल रही है, बोडोलैंड को पूरा अलग से बोला गया है करो। इसके अलावा उनके पूरे नियम कानून सारी चीजें अलग चलती हैं, राइट। सो इसलिए उनकी स्पेशल आइडेंटिटी अपनी खुद की है और वो मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ऑब्वियसली रीजनल पार्टीज वहाँ की सेपरेट सामने आई है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हमारा जो देश था स्टार्टिंग में उसको जब स्टेट्स में बांटा गया तो द मेजर मेजर बेसिस ऑन विच इट वाज डन वाज लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बेसिस। सो लैंग्वेज हर स्टेट की अलग होने की वजह से हर स्टेट की जो कहीं ना कहीं अ, हर स्टेट के मासेस एक अलग लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल हैं, तो रीजनल पार्टी के होने से उनकी ऑटोमेटिकली पॉपुलैरिटी मासेस के बीच में बढ़ जाती है और ऑब्वियसली वो अपने पॉलिटिकल फोरफ्रंट में ज़्यादा बेटर तरीके से मासेस तक रीच आउट कर पाते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ डिपोज महाराजा और डिस्पोज जमींदार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जैसे जैसे अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो जो महाराजास थे और जो भी लोकल रूलर्स थे और जो जमींदार थे, जमींदारी सिस्टम था, वो सब धीरे धीरे डिपोज हो गए और उनका अस्तित्व खत्म होता गया। जैसे उनका अस्तित्व खत्म होता गया तो उन्होंने अपने अस्तित्व को प्रोटेक्ट करने की पूरी जी जान से कोशिश की, क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहता है कि उनकी पावर या अथॉरिटी छिन जाए। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे कोशिश करता है कि हम जी जान लगा के अपनी पावर अथॉरिटी को प्रिजर्व करें। तो उन्होंने रीजनल पार्टीज बना करके पॉलिटिकल सिनेरियो में अपनी थोड़ी बहुत प्रयास जारी रखा कि कैसे हम अपने पावर को अभी भी गेन कर सकते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रीजनल पार्टी सामने आई। फेलियर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स टू मीट रीजनल एस्पिरेशंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश होने के नाते आप एक एक रीजन पे स्पेसिफिकली घुस घुस के जाके उसकी प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाते हो, और कितना भी अच्छी आप पॉलिसी बना लो लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसमें लूप होल्स हमेशा रह जाएंगे और कोई ना कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी होंगी हु विल रिमेन डिसकंटेंटेड। उनके प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, तो उनके प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रीजनल पार्टीज सामने आई हैं। इसके अलावा रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली जो कास्ट एंड रिलीजन है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो हमारा देश एक सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया गया है,
लेकिन उसके बाद भी आज भी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे हमारा देश बहुत बुरी तरीके से डिवाइडेड है, और कास्ट आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन दी पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर आपने आपने मेरा वोटिंग बिहेवियर पे चैप्टर या लेक्चर देखा होगा, तो वहां पे मैंने और भी बताया आपको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें से कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनफॉर्चुनेट है, बट दैट इज हाउ इट इज। देन वी हैव सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो है उसकी इट हैज अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब कि वो पावर को सेंट्रलाइज करने की हमेशा कोशिश करता है, अपने हाथों में पूरा लेने की कोशिश की है उसने, जो 70 सालों तक, जब तक भी सालों तक उसने रूल किया है। बट महात्मा गांधी एंड अदर पीपल हैव ऑलवेज बीन बिलीविंग इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की ऑफ पावर की हम बात करते हैं, तो इसीलिए रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं उसी आइडियोलॉजी को मन में रखते हुए सामने आई हैं इन द फोरफ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, बिकॉज दे डोंट वांट कि पावर कंसंट्रेट हो, सेंट्रलाइज हो इन द हैंड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए उन्होंने अपना अपने आप को पॉलिटिकल प्रोसेस में सामने लाया है। लास्ट इज दोस्तों फैक्शनल फाइट्स विद इन लार्जर पार्टीज। बहुत सारे लार्जर पार्टीज के बीच में नेता मंत्री आपस में झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं पार्टीज में टूटते हैं, पार्टीज टूट जाती हैं, फैक्शनल फाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाता है, रीजनल पार्टीज में कन्वर्ट हो जाती हैं पार्टीज। तो दोस्त वर सम ऑफ द फीचर्स दोस्तों, जो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज के क्या क्या रीजन थे जो मैंने आपको बताया। अब हम फाइनली देखते हैं जो चैप्टर का नाम है, दैट इज रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, की एक्चुअली में रीजनल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपको वैसे क्लियर हो गए होंगे पिछले डिस्कशन के साथ, बट फिर भी हम एक एक पॉइंट को डिस्कवर करते हैं एक एक करके। पहला है प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस स्टेबल गवर्नमेंट एट द रीजनल लेवल। क्लियर है दोस्तों, एकदम सिंपल है कि रीजनल लेवल पे बेटर गवर्नेंस एंड स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं ये रीजनल पार्टीज। have posed a challenge to one party dominant system in the country, right? So one party dominant system जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सेप्ट है देखा जाए डेमोक्रेसी के लिए, उस कॉन्सेप्ट को ये चैलेंज करता है कि भाई एक पार्टी कभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को डोमिनेट करेगा तो सभी के इंटरेस्ट जो है सही तरीके से हो सकता है रिप्रेजेंट ना हो पाए। तो दैट इज अ challenge that these parties have posed to the one popular party system, made policies more competitive plus popular participation more political process more expensive, right? Obviously policies को ज्यादा competitive इसलिए बनाया गया क्योंकि आप रीजन स्पेसिफिक में घुस के जाके आप काम कर रहे हो, और जब आप रीजन रीजन लेवल पे जाके फोकस कर रहे हो तो दैट मीन्स पार्टीज को बहुत ज्यादा अपनी पॉलिसीज और सोच समझ के बनानी पड़ेगी, अदरवाइज रीजनल पार्टीज अपनी पॉलिसीज ऐसे बना देंगे कि उस रीजन के सारे वोट उसी को चले जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पॉलिसी वाइज आप बहुत ज्यादा कंपेटिटिव बन रहे हो, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीज होंगी उतना ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा मोर पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली जब आप रीजनल लेवल पे घुस के काम कर रहे हो तो पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। वाइडेन दी चॉइस फॉर वोटर्स इन बोथ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भाई वोटर्स के पास चॉइस ऑब्वियसली बढ़ जाती है। अगर एक पार्टी है तो भाई वोटर्स के पास दो या तीन पार्टी है तो वोटर के पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी में उसको दो या तीन पार्टी में से ही किसी एक को वोट करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, तो वोटर और बेटर तरीके से दिमाग लगा के सोच सकता है कि हमें किसे सुटेबल कैंडिडेट चूज करना चाहिए। मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक स्लोगन है, माइनॉरिटी मस्ट हैव इट्स से एंड मेजॉरिटी मस्ट हैव इट्स वे, राइट? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है, याद रखिए, आंसर राइटिंग में हो सकता है आपको काम है। सो मेजॉरिटी का हमेशा रूल होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम माइनॉरिटीज ऑपरेस नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटी का भी से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में होना चाहिए, और ये रीजनल पार्टीज अच्छे से इंश्योर करती हैं कि उनका भी से जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में हो। मेड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द नेचर एंड कोर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करती है ये रीजनल पार्टीज, राइट? देन प्रोवाइडेड अ चेक अगेंस्ट डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बड़ा इजी है दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होंगी। अगर पार्टीज ही नहीं है ज्यादा तो फिर भाई ऑटोनोमस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो मन में चाहे वो पॉलिसीज बना सकता है, उनको कोई अपोज करने वाला नहीं होगा। लेकिन रीजनल पार्टीज की होने की वजह से उसके डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज पे कहीं ना कहीं चेक होता है, जो मन में चाहे वो नहीं कर सकता, उसके लिए अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए ऑलरेडी। तो दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? सो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी से बचाता है।
देन इंक्रीज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। ऑब्वियसली दोस्तों की ज़्यादा जितनी ज़्यादा पार्टीज होंगी, जितना ज़्यादा कैंपेनिंग होगा, जितना ज़्यादा वो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। They have succeeded in exposing the partisan role of governors in appointment and dismissal of CM, issuing of ordinances and reservation of bills for the president. अब देखिए क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको समझना चाहिए कि जो गवर्नर होता है, वो गवर्नर हम आपको पता है कि गवर्नर हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में सीएम को अपॉइंट करता है या डिसमिस करता है, प्लस ऑर्डिनेंसेस इशू करता है या फिर बिल्स को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है दोस्तों कि गवर्नर ज्यादातर क्या करता है कि जो रूलिंग पार्टी जैसा चाहती है वैसा ही उनके डिसीजंस को फेवर करता है। क्यों करता है? बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नर के साथ रूलिंग पार्टी सेटिंग कर लेती है, या फिर उनका जो है कोई ना कोई आपस में उनका कोई फायदा होता है, सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, तो वो उसके हिसाब से काम कर देता है। बट रीजनल पार्टी के होने से क्या होता है कि वो पार्ट एक्सपोज हो जाता है, और वो ये पार्टीज एक अच्छा काम करती हैं उस फैक्टर को एक्सपोज करने के लिए। बिकॉज रीजनल पार्टीज नहीं होंगी तो जो पावर में है वो भाई अपना बोलबाला चला रहा है, डिक्टेटोरियल तरीके से जो उसको करना कर रहा है। लेकिन जितनी रीजनल पार्टीज होंगी वो इस चीज को नोटिस करेंगी और नोट करके इस चीज को सामने लाएंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी कि देखो गवर्नर इस टाइप के गलत प्रैक्टिसेस में काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका पार्टीसन रोल है जो लोगों को समझना चाहिए, और ऑब्वियसली लोगों को जागरूक एक तरह से अवेयर कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप अपने वोटिंग चॉइसेस को बदलो। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान चैप्टर था, बट ऑब्वियसली हमारी लक्ष्मीकांत की नई एडिशन की बुक में ये दिया हुआ है। आई थिंक दैट पुरानी बुक में ये चैप्टर नहीं था, बट नए बुक में डाला गया है, तो ऑब्वियसली आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा, एंड प्लीज डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड क्लिकिंग ऑन द रेड बटन बिफोर आई लीव। प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एम करते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए एज सून एज पॉसिबल। आप लोग जितनी जल्दी करेंगे उतने जल्दी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया कंटेंट बनाते रहने का। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीक, बाय बाय।